तो हाय गाइस, सचिव प्रजापत। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पूरी नाटा और जेई की एक बड़ी कहानी के बारे में। पूरी डिटेल में कहानी समझते हैं कि एक्चुअली में नाटा और जेई की काउंसलिंग होती कैसे। आप ऐसे बहुत सारे कमेंट भर भर के आ रहे थे कि भैया एक डिटेल वीडियो बनाकर दे दो कि क्या एक्चुअली में होता क्या है काउंसलिंग। किसी किसी को यह भी नहीं पता कि काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं। उन सभी स्टेप्स की ए टू जेड बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की बात करेंगे। पूरी डिटेल में कहानी समझते हैं एक्चुअली में कहानी है क्या, कि कौन काउंसलिंग कराता है और कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, कब फॉर्म भरा जाता है, कब मेरिट स्कोर, रैंक लिस्ट क्या होती है, या फिर काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सब के बारे में बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है यार, पर लेकिन डिटेल वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और आज की इस वीडियो के अंदर एक और खास बात के ऊपर भी गौर करेंगे कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट का मतलब इन द सेंस कि यार एक अलग टॉपिक है जिसको आपको पता होगा कि एक्चुअली में जेई और नाटा का इक्विवेलेंट स्कोर क्या होता है। आप में से ये बहुत सारे कंफ्यूजन है कि किसी किसी इंस्टीट्यूट या किसी किसी स्टेट के अंदर नाटा का स्कोर एक्सेप्टेड होता है और किसी किसी के अंदर नाटा और जेई दोनों का होता है। तो नाटा और जेई के अंदर नाटा का ओनली हमको पता है कि भैया मेरिट स्कोर कैसे निकाला जाता है, पर लेकिन खैर अभी मैं बात करूंगा। पर नाटा और जेई दोनों की अगर बात करते हैं तो दोनों के अंदर कैसे पहले एक दूसरे को इक्विवेलेंट स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इस इक्विवेलेंट स्कोर से आपस में कंपेयर किया जाता है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट प्रिपेयर किया जाता है। सभी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। बस बने रहना। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन मजा आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं कहानी की। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ बड़ी सी कहानी लिखी दिखाई दे रही है। इस कहानी को बाद में समझेंगे, पहले इस वाली बोर्ड की कहानी समझते हैं ये क्या बोलती है। देखो, हमारे पास जानते हैं सबसे जो आज मेन का जो टॉपिक है, वीडियो का सबसे मेन टॉपिक, वो तो है हमारे पास क्या, स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। क्योंकि हमारे पास जानते हैं बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और कुछ कुछ की बहुत सारे की स्टार्ट होना बाकी है। तो आपको खैर अपडेट मिल जाएगा टाइम टू टाइम जिसकी भी स्टार्ट होगी। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग हम सबसे पहले तो बताता हूँ आपको भी कितने टाइप के एडमिशन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्टेट काउंसलिंग होता ही है, ये तो हम जानते हैं, जो कि अलग अलग इंडिविजुअल सबकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है हर एक स्टेट की। फॉर एग्जाम्पल गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, एसीपीसी। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग तरह की होती है। जैसे महाराष्ट्र की कौन सी है, एमएसटी सीईटी। तो ऐसे करके अलग अलग तरह की हर एक की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। ठीक है, अगर देखो आप में से किसी को नहीं पता हो कि भैया कौन सी स्टेट की कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये काउंसलिंग होती है, ठीक है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने आपको दे रखा नीचे। और मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर काउंसलिंग होती है उन सभी के लिंक वहां पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। कुछ कुछ के मैंने कर भी दिया और कुछ कुछ और करता रहूंगा जैसे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वहां पर नहीं चला तो टेलीग्राम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर देना, वहां भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है, कोई किसी किसी काउंसलिंग का लिंक अलग होता है और उसका स्टेट का नाम अलग होता है, तो ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमको यार, ये स्टेट की काउंसलिंग यहाँ पर पास हर एक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होती है, हमको पता ही है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ठीक है, ये स्टेट काउंसलिंग होती है पहला एडमिशन प्रोसेस, जो कि सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जोसा और सीएससीबी। हम जानते हैं कि एनआईटी, एसपी और ट्रिपल आईटी, जीएफटी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज है, ठीक है, इनके अंदर काउंसलिंग के लिए जोसा और सीएससीबी के हिसाब से काउंसलिंग होती है। अगर इसको नहीं पता हो कि जोसा और सीएससीबी क्या होता है और ये काउंसलिंग कैसे होती है, तो मैंने यार लास्ट सेकंड या लास्ट थर्ड वीडियो इसी के ऊपर बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो ऑन जोसा एंड सीएससीबी काउंसलिंग। इसका वीडियो का लिंक मैंने आपको इस वाली वीडियो के नीचे दे रखा है, जाकर चेक कर लेना। जोसा और सीएससीबी का काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया और इसकी टेंटेटिव डेट्स भी बता दी कि इसकी डेट्स कब स्टार्ट होने वाला है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर स्टार्ट होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसकी वीडियो आपको जाकर देखनी है, डिटेल वीडियो है। ठीक है, एनआईटी और एसपी ट्रिपल आईटी इन सभी एडमिशन के लिए। यहां तक की बात क्लियर। अब बात करते हैं एक और जो तरीका होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल। इंस्टीट्यूशनल लेवल का मतलब होता है कि ऐसे कोई गवर्नमेंट बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि खुद के इंस्टीट्यूट लेवल पे ही खुद की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही क्या काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इंस्टीट्यूशनल लेवल काउंसलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जेएमआई मतलब होता है जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर किसी ने जामिया मिलिया के अप्लाई किया हो, जैसे जामिया मिलिया ने इस साल ओनली जेई के स्कोर के ऊपर ही एडमिशन कराया था और जामिया मिलिया की काउंसलिंग चल रही है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी और हो चुके हैं, वैसे मैंने आपको अपडेट भी दिया था पहले जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। किसने कराया हो तो उसको पता होगा। तो ऐसा करके एक होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। नेक्स्ट होता है कि लास्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल अधिकतर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली एनसीआर में है। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा, यूपी, राजस्थान वगैरह, दिल्ली एनसीआर के जितने भी आसपास जितने भी स्टेट है ना, यहाँ पर अधिकतर मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, तो इनके एडमिशन कहाँ होते हैं, इनके रेस्पेक्टिव वेबसाइट के ऊपर होते हैं। इनके कोई काउंसलिंग नहीं होती है, इन पर सिंपल आपको अप्लाई करना होता है, फीस देनी होती है बस। यहाँ पर लगता है एक्चुअली में फीस का ही मैटर है, सब कुछ फीस का खेल होता है। तो ये एक्चुअली में सबसे पहले आपको मैं हर एक जो स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि भैया मुझे प्राइवेट को प्रीफर करना चाहिए गवर्नमेंट को, मैं हर एक स्टूडेंट को यही राय देता हूं कि यार हम प्राइवेट की तरफ मूव ना करें, पहले जितना ट्राई करें गवर्नमेंट हो सकता है। ठीक है, जितना गवर्नमेंट हो सकता है उसकी तरफ ट्राई करें। गवर्नमेंट अगर नहीं मिलता है, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि लगता है कि भैया मुझे एडमिशन भी लेना है और मुझे गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा कुछ
जो गवर्नमेंट या फिर कोई सेमी गवर्नमेंट कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यार एक चीज बात करता हूं आपको, सबसे पहले तो ये लास्ट प्रेफरेंस होना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और इसके अंदर बात करूं तो अपने स्टेट से दूर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मत ले लेना कि यार मैं रहता हूं आंध्र प्रदेश और मैं रहता हूं हरियाणा की तरफ मैं जा रहा हूं, या फिर मैं दिल्ली की तरफ ले रहा हूं और मैं मेरा जो होम स्टेट वो वहां पर तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक वहां है, तो इतना दूर में नहीं, इतना दूर मतलब नहीं है। देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब सेम होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि भाई मतलब चाहिए कुछ कुछ टॉप अलग है, वो 3 से 4 अलग है, जैसे वो एसआरएम चेन्नई हो गया, वीआईटी मणिपाल, ये थोड़ा कुछ अलग है, इनके अंदर फीस भी ज्यादा होती है। इसलिए यार मेरी तरफ से मानना तो ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मतलब कि सबका फीस का वही फंडा रहता है और ज्यादा कोई डिफरेंस उतना होता नहीं है, ठीक है। तो पहले जितना हम ट्राई करेंगे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही हमको कॉलेज मिल जाए, बस बेस्ट ये है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं मिलता है और अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को। यहाँ तक की बात पूरी क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं इस वाली कहानी की ओर कि भैया स्टेट काउंसलिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करनी है वो आप बता दो ताकि हमको पता चल जाए। देखो ध्यान से सुनते जाएंगे, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे शुरुआत करते हैं स्टेप्स के अंदर। हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, ठीक है। लेट्स हम बात कर लेता हूँ महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि काउंसलिंग होती है वो है MHT-CET महाराष्ट्र सेल जिसका नाम है, ठीक है, MHT-CET। उसके अंदर क्या होता है, सबसे जैसे आप गूगल के ऊपर जाओगे तो जैसे टाइप करोगे MHT-CET, जो आपको पहले नंबर पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, उसके ऊपर टच करेंगे तो जैसे इन पूरे शेड्यूल होता है, ये इस शेड्यूल की अब हर एक डेट्स निकाली जाती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ स्टेट की स्टार्ट हो चुकी है, कुछ कुछ स्टार्ट होना बाकी है, ठीक है। तो जैसे जैसे होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। जब भी होगा स्टार्ट हमको करना क्या है, पहले करना रजिस्ट्रेशन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल एक बेसिक डिटेल फिल करते हैं। बेसिक डिटेल के अंदर क्या होता है, नेम, रोल नंबर वगैरह, सॉरी नेम, कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ आपके कुछ छोटा मोटा कुछ एक्स्ट्रा होता है जिसके अंदर 2 से 3 लाइन में फिर हमको एक एप्लीकेशन नंबर अपना पासवर्ड मांगा जाता है, ठीक है, सिंपल। तो वो चीज करना होगा ताकि आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन और नंबर पासवर्ड को लेकर फिर से स्टार्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म खुलता है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसको हमको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो उसको हम फिल करना होता है। सेकंड स्टेप क्या, फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको हमको फिल करना होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी डिटेल होती है सब प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस क्या है, सॉरी कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, हमारा पूरा नाम, जो भी चीज है, जो भी वो मांगता है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब कुछ करना होता है, ठीक है। या फिर हमारे पास जो भी वो पूछ रहा है, जितनी भी आपकी 12th के मार्क्स वगैरह सब कुछ पूछ रहा है, स्कोर कार्ड सब पूछ रहा है, यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, वो है अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स। स्कैन डॉक्यूमेंट्स को हमको अपलोड करना पड़ता है। अब स्कैन डॉक्यूमेंट्स क्या है भैया, अगर इसको पता हो कि भैया स्कैन डॉक्यूमेंट्स को, इसको नहीं पता हो कि भैया स्कैन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक्चुअली में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है नाटा या फिर जेई स्टेट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। इसके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगी, छोटी सी वीडियो। खैर अगर आप ध्यान रखना कि स्कैन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जनरली 10th 12th की मार्कशीट मांगते हैं और एक डोमिसाइल स्टेट सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप हो, ठीक है, वो सब चीज मांगते हैं। तो इसके अंदर इमेज, सिग्नेचर ये सब मांगते हैं, तो इसका सब कुछ आपको स्कैन करके वहां पर अपलोड करना होता है। ये सबको सिंपल है। स्टेप नंबर 3 क्लियर है। स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 हमारे पास बोलता है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फिर लास्ट कुछ नहीं करना है, इतना कुछ करेगा, आपको पेमेंट कर देना होता है। एज आपका एक रजिस्ट्रेशन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर हो जाता है। पेमेंट के अंदर अलग अलग रेट कहीं कहीं हो सकती है, कहीं जनरल ओबीसी SC ST PWD या फिर EWS कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेमेंट की रेट हो सकती है, अलग अलग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। यहाँ तक पूरी क्लियर। तो यहाँ तक होने के बाद ये हाफ कहानी पूरी क्लियर। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास अपलोडिंग सर्टिफिकेट के अंदर भी हमने नाटा का जो स्कोर कार्ड अगर उसने मांगा है तो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। नाटा जेई जो भी उसने मांगा है यहाँ पर 3rd स्टेप के अंदर वो सब यहाँ पर हो जाएगा। इसको देखने के बाद इसके अंदर आपकी पूरी डेट होती है, इसके अंदर की 10 से 12 डे जो भी आपको दिया होता है, 5-6 डे जो भी एक डेट मेंशन होती है, पूरा शेड्यूल होता है, उसके अंदर आपको ये सब कुछ करना होता है, ठीक है। यहाँ पर पूरा क्लियर होने के बाद आपको एक रैंक, एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, एक डिक्लेयर की जाती है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी इस पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और जो भी आपका स्कोर कार्ड था उसको देखते हुए आपको एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही निकलती है, डिक्लेयर होती है। ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि जिस वेबसाइट के ऊपर हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक उसकी भी डेट फिक्स होती है कि इस डेट को यहाँ पर आपके पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। यहाँ तो पूरी बात क्लियर है। अब ये सब कुछ होने के बाद मेरिट लिस्ट निकल गई। अब काउंसलिंग प्रोसेस अलग से स्टार्ट होता है। अब काउंसलिंग के अंदर क्या होता है जान रहा हूँ, अगर आपके पास एक रैंक और मेरिट लिस्ट की जो आपके पास आई है इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, इसको लेकर आपको काउंसलिंग की अंदर बैठना है। काउंसलिंग भी कहाँ होगी, काउंसलिंग भी सेम इसी वेबसाइट के ऊपर होगी। काउंसलिंग के अंदर आपको कहीं अलग नहीं जाना है। काउंसलिंग में करना क्या होता है, सिंपल पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि अगर आपका नाम और रैंक मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपको क्या करना होता है, काउंसलिंग के लिए वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपको लिंक मिल जाएगा काउंसलिंग का स्टार्ट करने के लिए। वहां पर जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन का मतलब थोड़ा छोटा मोटा कुछ डिटेल मांगेंगे वो देना है, साथ साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए मांगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे हो सकता है, पर लेकिन अभी तो कोविड सिचुएशन चल रही है तो अभी मोस्टली सब में ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको किया जाएगा। यहाँ तो पूरी बात क्लियर है। ये सब आपको खैर आप जब स्टेप वाइज भरते रहोगे ये सब कुछ आ जाएगी,
मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपको लाइन वाइज पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 2 जो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज जो आती है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अब जिस भी स्टेट के अंदर हम ये सब काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ गुजरात में, तो गुजरात के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा या फिर सीईपीटी यूनिवर्सिटी, हेमचंद्र आचार्य यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी मुझे भरना है, निर्मा यूनिवर्सिटी, जो भी चीज यूनिवर्सिटी, उन सभी को मुझे चॉइस फिलिंग के अंदर एक टॉप टू बॉटम चॉइस को फिल करना होगा मेरे हिसाब से, कि मुझे कौन सा कॉलेज पहले चाहिए। जैसे मैं फिर से महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर मुझे चाहिए पहले जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, तो पहले मैंने भर दिया जेजे को। उसके बाद मुझे चाहिए भाई रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, तो मैंने भर दिया रिजवी। उसके बाद मुझे चाहिए एलएस रहेजा, तो मैंने भर दिया एलएस रहेजा। उसके बाद मुझे चाहिए रचना संसद, तो मैंने भर दिया रचना संसद। उसके बाद मुझे चाहिए कमला रहेजा, तो मैंने भर दिया कमला रहेजा। उसके बाद मुझे चाहिए डीवाई पाटिल, तो मैंने भर दिया डीवाई पाटिल। ऐसे करके टॉप टू टॉप मुझे चाहिए, ठीक है। ये हमको भरना होगा क्या, इसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, मतलब लॉक कर देंगे चॉइस को फिल करने के बाद। यहां तक पूरी बात क्लियर है। टॉप टू बॉटम मैंने लिख रखा है, ये सब कुछ हो जाता है। ये सब कुछ फिल करने के बाद इस सब के लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाता है। सबके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है। वो सब आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हर एक का शेड्यूल निकलेगा, जबकि डेट आ जाएगी, ठीक है। आपको अपडेट मिल जाएगा, नो टेंशन। नंबर 3 जो लास्ट स्टेप होती है वो होता है सीट अलॉटमेंट। चॉइस आपने जो फिल की है कॉलेजेस की, उसके ऊपर आपको सीट का अलॉटमेंट किया जाता है। मतलब आपको कॉलेज दिया जाएगा, भैया आपका नंबर इस वाले कॉलेज में आ जाए आपकी मेरिट लिस्ट के अनुसार। यहां तक क्लियर। इतना होने के बाद आपको एक मॉक राउंड निकाला जाता है, इसको हम बोलते हैं मॉक राउंड सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट, फाइनल सीट अलॉटमेंट से पहले एक सीट अलॉटमेंट होता है, उसको बोलते हैं मॉक राउंड सीट अलॉटमेंट। मॉक मतलब होता है कि एक ऐसा मॉक राउंड सीट अलॉटमेंट जिसके अंदर आपको टेंटेटिव आपको पता चल जाता है कि अप्रोक्सीमेशन आइडिया हमको मिल जाता है कि हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जिस हिसाब से अपन ने चॉइस फिलिंग की है, उस चॉइस फिलिंग के बेस के ऊपर अपन को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो हमको एक आइडिया हो जाता है। आइडिया, इसको बोलते हैं मॉक। अब आइडिया से होने का मतलब है भैया कि मॉक कराई क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। मॉक की जरूरत क्या है, लेट्स से अगर मान लो आपकी कोई चॉइस फिलिंग करते वक्त अगर आपकी किसी चॉइस के अंदर मिस्टेक हो गई, गड़बड़ी होगी, लेट्स से अगर आपको किसी कॉलेज को 3rd नंबर पे भरा हुआ है, आपको उस कॉलेज को 2nd नंबर पे भरना था, या फिर आपको 2nd नंबर वाले कॉलेज को 4th नंबर पे भरना था, तो आपको क्या है कि एक आइडिया हो जाएगा मॉक वाले राउंड से कि भैया मुझे तो यार ये वाला कॉलेज ऊपर नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे चाहता हूं कि मैं इसको उठा के नीचे रख दूं। यानी कि मॉक राउंड के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग को करेक्शन कर पाओगे, अपने कॉलेजेस की जो फिल के ऑर्डर को, प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को उठा के ऊपर नीचे एकदम पूरा चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। ये फायदा होता है किसका, मॉक राउंड का। यानी कि मॉक राउंड के अंदर फिर से बताता हूं आपको, मॉक राउंड के अंदर हमको अप्रोक्सीमेशन आइडिया दिया जाएगा कि आपको ये वाला कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको एक और चांस दिया जाएगा कि अगर आप चाहते हो तो अपने कॉलेज के प्रेफरेंस ऑर्डर को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे ये वाला कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको दूसरा कॉलेज चाहिए तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ये मौका मिलेगा कब, मॉक राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद। यानी कि एक टेंटेटिव मॉक राउंड होगा सिंपल सा, जो कि हमको एक आइडिया दे देगा, ठीक है। फिर हमको करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ये फाइनल करेक्शन होगा। इस वाले करेक्शन के बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। इतना कुछ होने के बाद आप फाइनल फिर से एक बार करेक्शन कर लोगे, फिर से प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज कर लोगे। अगर आपको करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। ये सब कुछ होने के बाद आता है आपका फाइनल राउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो है फाइनल सीट अलॉटमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, फाइनल सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने सब कुछ फिक्स कर चुका है, भैया मुझे जो भी लॉक करना था, जो भी मुझे चेंज करना था, मैं कर चुका हूं। अब आएगा आपका पहला जो कि होगा फाइनल राउंड। तो फाइनल सीट अलॉटमेंट के कितने भी राउंड हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर, कि कितने कॉलेजेस की सीट फिल हो रही है। जैसे पहला कोई राउंड हुआ, उस पहले राउंड के अंदर अगर कोई सीट बाकी रही तो आपके पास 2nd राउंड भी कराया जाएगा, ठीक है। 2nd राउंड सीट अलॉटमेंट के अंदर कोई सीट अगर खाली रहेगी तो 3rd राउंड भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं सीट अलॉटमेंट। यानी कि आपको हर एक राउंड के 1st, 2nd, 3rd हर एक राउंड के अंदर आपको मेरिट बेस्ड के अनुसार, जो आपकी मेरिट निकली थी ना, रैंक और मेरिट लिस्ट, इस मेरिट रैंक के अनुसार आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। राउंड 1 के अंदर सबसे जो हाईएस्ट मेरिट थी उनको, उसके बाद राउंड 2 में, फिर राउंड 3 में, राउंड 4, जो भी जितने भी राउंड होंगे, ठीक है। जनरली 2-3 राउंड में सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। यहां तक की बात पूरी क्लियर है। ये पूरी कहानी उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर है, ठीक है। ये सब कुछ रहता है क्या, एक क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसेस की कैसे कैसे स्टेप बाय हमको फॉलो करना है चीजों को, ठीक है। और ये सब कुछ कहानी पूरी क्लियर है, स्टेट काउंसलिंग कैसे होता है। उसके अलावा जो भी स्टेट काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारी की 2-3 की स्टार्ट हो चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और बाकी 800 की स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। जब भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। हर एक का स्टेप्स क्राइटेरिया यही रहता है, हर एक के अंदर यही आपको फॉलो करना होता है, सीक्वेंस होता है चीजें, ठीक है। यहाँ तक पूरी बात करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट कहानी की। नेक्स्ट कहानी में बात कर रहा था किसकी, जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर की। भैया जेई और नाटा इक्विवेलेंट स्कोर एक्चुअली में क्या होता है, और इसके ऊपर कैसे हमको एक मेरिट लिस्ट, और ये मेरिट जो लिस्ट है ना, ये रैंक और मेरिट लिस्ट, ये एक्चुअली में कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं हमारे वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी की, जो है किसकी, नाटा और जेई का स्कोर भैया कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब ध्यान बिल्कुल यहां पर होना चाहिए, बिल्कुल फोकस रहना, बिल्कुल फोकस रह के समझना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना और चीजें लिखते जाना, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं, अगर ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने नाटा की स्कोर फिल किया है स्टेट काउंसिल के अंदर, तो पहले बात करो नाटा स्कोर।
ये तुमको पता होगा दोस्तों को, आपकी ओनली नाटा से कैसे मेरिट स्कोर निकाला जाता है। नाटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस उसके अंदर अपने बोर्ड परसेंटेज को ऐड किया जाता है, ये आपका मेरिट स्कोर निकल जाता है फाइनली। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो प्रोसीजर चल रहा था हमारा, उस प्रोसीजर के अंदर हम नाटा वाले जो स्कोर है इसको हम क्या करेंगे, वहां पर आपको उस हिसाब से आपकी रैंक और मेरिट लिस्ट बन जाएगी। यहां तक कोई बात क्लियर है। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि नाटा और जी दोनों के हिसाब से उन्होंने दिया है, तो क्या होगा इसके अंदर, कैसा आपका इक्विवेलेंट निकाला जाता है उसको समझते हैं। जब भी दोनों की बात करते हैं तो पहले हम क्या निकालते हैं, जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जेई की जो आपकी परसेंटाइल है, हम जानते हैं क्या रिजल्ट किसमें आ रहा है, परसेंटाइल में आ रहा है, तो हम पहले परसेंटाइल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्कोर में। जेई परसेंटाइल टू जेई स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। भाई जेई के अंदर होता है आउट ऑफ 400 मार्क्स के हिसाब से आपके कितने मार्क्स है, पहले उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस वाले स्कोर को नाटा के इक्विवेलेंट कर देंगे। इसको बोलते हैं जेई नाटा इक्विवेलेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल टू स्कोर कैसे कहते हो, इक्विवेलेंट कैसे निकालते, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां सुनते हैं। इतना करने के बाद जो जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर है वो, और आपका ओनली नाटा वाला स्कोर है, ध्यान सुनना, एक तो जेई नाटा इक्विवेलेंट है वो, और ओनली नाटा वाला स्कोर, ये इन दोनों में कंपैरिजन होता है कि कौन ज्यादा है। जैसे आपका लेट से आपका नाटा वाला ज्यादा है, या फिर आपका लेट से जेई इक्विवेलेंट जो स्कोर हमने निकाला है वो ज्यादा है, उसको लेकर इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। अब यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है नाटा या फिर जेई, एक ही चीज लेंगे। जैसे बोलो ये जेई का है, ये जेई इक्विवेलेंट स्कोर, तो या तो जेई इक्विवेलेंट या नाटा। जैसे मैंने बोला कि मेरा जेई इक्विवेलेंट ज्यादा है निकल के एज कम्पेयर टू अकेला नाटा से, तो मैंने ये वाला स्कोर ले लिया, यहां रख दिया अपॉन 2 प्लस बोर्ड परसेंटेज। करना वही चीज है यहाँ पर, बस यहाँ पर क्या करना है, जेई और नाटा का जो एक इक्विवेलेंट स्कोर है उसको और ओनली नाटा के स्कोर को कंपैरिजन कर रहा है कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, उस वाले स्कोर को ले लेंगे, फिर उसको उठा के यहाँ रख देंगे, बस आंसर निकाल लेंगे। यहाँ तो कोई बात क्लियर है। अब ध्यान दो यहाँ पर एक्चुअली में ये सब कुछ क्लियर है। अब मेन क्या चीज आ रही है कि भाई ये जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर क्या होता है, इसको कैसे निकालना है वो समझे। बड़े ध्यान सुनना, ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो पर, लेकिन यार इसको बनाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेई और नाटा इक्विवेलेंट स्कोर का मतलब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, जेई परसेंटाइल को स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस स्कोर को नाटा के इक्विवेलेंट करेंगे। दो चीज है। सबसे पहले समझते हैं कि जेई परसेंटाइल टू स्कोर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, अगर इसको पता हो तो, जैसे आपने कभी एनटीए की वेबसाइट के देखा हो, एनटीए की वेबसाइट के ऊपर कुछ एक को होता है ना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, उसके अंदर भी ये है जेई स्कोर। फॉर्मूला क्या है सुनो, करना कुछ नहीं होता, आपको लिखना होता है पहले 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ऊपर की तरफ वो आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आपकी शिफ्ट के अंदर, जेई वाला एग्जाम 2 शिफ्ट में आता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एक ही दिन में, तो आपकी शिफ्ट के अंदर या आपकी मॉर्निंग या इवनिंग वाली शिफ्ट जो भी है, आपकी शिफ्ट के अंदर ऐसे कितने स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आपके या आपसे कम है, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर लिखे जाएंगे। यानी कितने, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके जो मार्क्स है वो क्या होंगे, लेस देन और इक्वल्स टू आपके। आपको मैं बोलता हूं लेट से आप हो किंग राजा हो, तो मैं लिखता हूं के, ठीक है, ये के मतलब आप हो, ये के मतलब आप हो, राजा हो, किंग है, ठीक है। तो आपके मार्क्स जो कुल मिला के जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लेस देन और इक्वल टू आप या आपसे जितने कम वाले स्टूडेंट्स है, उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो यहां लिखते जाते हैं। अपॉन में क्या था सुनो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जाम में। यहां तक बात क्लियर है, ये सब कुछ बात क्लियर होगी, ठीक है। ऐसे निकलता है क्या, जेई स्कोर। अब भैया ये हम कैसे निकाल, हमको क्या पता कि हमारे मार्क्स कितने, हमारे मार्क्स से लेस देन वाले कितने स्टूडेंट्स है, ये तो निकालना इम्पॉसिबल जैसा ही हो गया। अब इसके अंदर देखो नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर लेकिन एक रफली आइडिया दूं मैं, तो अभी इस साल कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते एग्जाम में, अभी इस साल, जिसको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं 6065, सॉरी 63,065 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था जेई के लिए, और अपीयर कितने हुए थे, इसका 81%, इसके 81% स्टूडेंट्स अपीयर हुए, ध्यान रखना, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मुझे नहीं पता, कुछ नहीं करना, इसको बस 81/100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 81% इसका, तो इसके 81% स्टूडेंट्स क्या हुए थे, अभी अपीयर हुए थे इतने में से, ठीक है। अब इस 81% जो भी आएगा इसके निकाले 81%, उस 81% को उठा के यहां रख देंगे, ये क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि अपीयर हुए, तो यहां लिखना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, नीचे जो आया डिनोमिनेटर में। यहां तो पूरी बात क्लियर है, ठीक है। अब बस सुनते जाओ, बिल्कुल फोकस रखो, इधर उधर मत देखना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर यहां पर लिख दिया साहब, ठीक है, और ऊपर आगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स लेस देन और इक्वल टू। अब भैया ये कैसे निकालिए, अब मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि 81% जो भी इसका आता है वो यहाँ रख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा ये एक शिफ्ट की, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो क्या करूं मैं, शिफ्ट को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हाफ कर लू, तो 81% मान लू, तो इसको बात कर सकते हैं
तो 81% तो दोनों शिफ्ट के मिला के होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 81% का आधा कितना होगा, 40%, ठीक है। तो अपनी वाली शिफ्ट के कुछ 40% बच्चे रहे होंगे, ठीक है। अब 40% के अंदर से हमको नहीं पता कि 40% के अंदर से भैया मेरे वाले मार्क्स जितने हैं उसमें से कितने मुझसे या मुझसे कम है, तो एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, पर 40% के अंदर से देखो यार, अब अगर यार हमारा पेपर अच्छा गया है, ठीक है, तो मार्क्स तो अच्छे खासे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 40% के अंदर से कुछ मान लो 30-35% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके मार्क्स हमारे से कम होंगे, ठीक है ना, ठीक है। बाकी 5-6% ऐसे हो सकते हैं जिसके मार्क्स हमारे से ज्यादा होंगे, ठीक है, वो अपन खुद ऐसा कर सकते हैं। ये वाला डेटा कहीं एक्चुअली में कहीं अभी अपन को नहीं बताया, ठीक है, तो ये कहीं आया भी नहीं है, बोलता भी नहीं, ओनली बस फॉर्मूला आपको दे दिया है। तो ये सब कुछ करके ऐसा हमको स्कोर निकल जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो कि भैया अब नहीं पता चल रहा हमारे को तो कैसे करना है, आपको एक काम करो, कुछ और तरीका बताओ। तो एक काम करते, सुनो, तरीका कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा आपको, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, लास्ट ईयर जो सेम काम हुआ था, लास्ट ईयर भी जे इक्विवेलेंट निकाला गया था, सबको कंपेयर किया गया था। तो मैं काम करता हूं, आपको जे इक्विवेलेंट और कुछ मार्क्स, नाटा के मार्क्स और जे इक्विवेलेंट मार्क्स और क्या क्या दोनों का मिला के कितना इक्विवेलेंट बना परसेंटाइल के हिसाब से, ये सब कुछ आपको कुछ डेटा दे देता हूं। उस डेटा के हिसाब से अपने जो मार्क्स है उसको कंपेयर कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम काम था, लास्ट ईयर भी मार्क्स पैटर्न वही था पेपर का, ठीक है। तो काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है, अगर अपन वो चीज देख लेंगे। पर लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो पता कैसे चलेगा हमको एक्चुअली हो क्या रहा है, कहानी ये हो रही है, जो कहानी जो बन रही है ना पूरी, ये कैसा आ रहा है, ये पूरी कहानी यहां से आ रही है, यहाँ तो पूरी बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज के दौर बतानी थी मेरे को, सुनो, ये तो जेई स्कोर निकला, अपन तो किसकी बात कर रहे थे भैया, जेई नाटा इक्विवेलेंट। मैंने तो क्या कर, जेई परसेंटाइल को भी स्कोर में कन्वर्ट किया है, पर जेई और नाटा इक्विवेलेंट क्या होता है ध्यान देना। सुनो, सबसे मेन पॉइंट, हम जानते हैं कि नाटा का जो एग्जाम है, नाटा का एग्जाम वो टोटल कितने मार्क्स का होता है, नाटा का एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का होता है। और जो जेई का एग्जाम है वो कितने होगा, 400 मार्क्स का होता है। पर भाई ध्यान रखो, हम बात कर रहे थे नाटा स्कोर जो कि 200 में से होता है यहाँ पर हमने जेई जो स्कोर निकाला परसेंटाइल परसेंटाइल में से जो स्कोर निकाला वो कितने मार्क्स में से आ रहा है, टोटल 400 मार्क्स में से आ रहा है। तो भैया ये दोनों बराबर कैसे हुआ, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों को बराबर करना होगा, यानी कि क्या मैं जेई के स्कोर को 2 से डिवाइड कर दूं तो तभी तो 200 के बराबर होगा। इसको बोलते क्या, नाटा और जेई इक्विवेलेंट स्कोर। यानी कि भैया मैंने क्या किया है, जो जेई का स्कोर था आउट ऑफ 400 उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि वो नाटा वाले स्कोर के बराबर हो गया, आउट ऑफ 200 और आउट ऑफ 200। तो हमारे पास जो भी स्कोर आया, लेट से मेरे पास स्कोर यहां से आया 16 हो गया 240, ठीक है, मैंने परसेंटाइल टू स्कोर कन्वर्ट किया, तो 400 में से मेरा आया 16 के, मेरा स्कोर आया 240 मार्क्स, तो मेरे 400 में से 240 आया, तो 200 में से कितना होगा, तो 240 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो गया 120 मार्क्स, तो यानी कि 200 में से कितना हो गया 120 मार्क्स। तो ये हो गया क्या, जेई और नाटा का इक्विवेलेंट स्कोर हो गया। तो इन दोनों में से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा मैं। तो जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर समझना है क्या चीज, वो ये अपने निकाला जो जेई नाटा इक्विवेलेंट और ओनली नाटा स्कोर है, तो ये दोनों 200 और 200 में से हो गया। अब इन दोनों में से मैं ले लूंगा कि कौन सा ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसको उठा के यहाँ रख दूंगा अपॉन 2 प्लस आपका बोर्ड परसेंटेज, ये बन गया आपका क्या है, मेरिट स्कोर। यहां तक पूरी बात क्लियर है। अब भैया बात ये तो पूरा समझ में आ गया, सब कुछ पूरी कहानी क्लियर है ना। अब समझते क्या है कि भैया एक काम करो, आप तो एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ नाटा स्कोर दे रहा हूं और कुछ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कुछ नाटा स्कोर और कुछ जेई की परसेंटाइल और जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर क्या है, आपकी जो भी अभी स्कोर आया उस हिसाब से आप अभी उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि देखो लास्ट ईयर पैटर्न भी सेम था, लास्ट ईयर भी जेई का एग्जाम 400 का ही था और नाटा भी 200 का ही था, सब कुछ सेम था लास्ट ईयर, ठीक है, इसीलिए अभी अपन कंपेयर कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो भी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसमें से कुछ डेटा कलेक्ट किया है और कुछ ऐसी वैल्यूज कलेक्ट कर ली जो अपने काम की है, ठीक है ना। तो ये हम देखते जाते हैं, ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ उस चीज को प्लीज लिखते जाना, क्योंकि आपको एक लिखा रहेगा तो पता रहेगा, ठीक है, एक अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, पहले तो लिख रहा हूँ मैं नाटा, ये मैं लिख रहा हूँ नाटा स्कोर, नाटा स्कोर यहां लिखता हूं और यहां लिखता हूं मैं क्या चीज, जेई की परसेंटाइल, यहां पर जेई की परसेंटाइल लिखते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में बात करेंगे, सब कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के हिसाब से इस वाले जो हम पता होगा पेपर थोड़ा सा हार्ड है, तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उन सबसे अपन कम स्कोर ही मान के चलेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, कम ही मानना है ना, मतलब कट ऑफ डाउन नहीं होगी, हाईएस्ट नहीं होगी, ठीक है। अब ये क्या लिखता हूं यहाँ पर, जेई और नाटा का इक्विवेलेंट स्कोर। अब बस आपको कुछ वैल्यूज बता रहा हूं जो आपके हिसाब से जो भी आपके स्कोर है वो चेक करते जाना। देखो मैं बहुत सारी वैल्यूज बता रहा हूं, मैं आपको कम से कम बताने जा रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 वैल्यूज बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता भी जाऊंगा, साथ साथ में उसको मिटाता भी जाऊंगा, तो पेन और को भी साथ में रखो, जो मैं लिखता हूँ जल्दी जल्दी लिखते जाओ फटाफट, ठीक है। अब मैं बोलूंगा नहीं, बस लिखूंगा अधिकतर काम, ठीक है। तो मैं मिटाता रहूंगा, लिखता भी रहूंगा, आपकी कॉपी और पेन निकाल लो और लिखते रहो साथ साथ में, जल्दी जल्दी फटाफट, जो चीज मैं लिखता हूँ बस लिखते रहो, मैं जल्दी जल्दी हाथों हाथ मिटाता रहूंगा, ठीक है। और कुछ नहीं लिख पाऊँ तो वीडियो को रिवर्स कर लेना, ठीक है ना। इसलिए मैं लाइव नहीं आया था, मुझे लगा ये चीज मैं लाइव आकर बता देता, पर लेकिन जल्दी जल्दी मिटाऊंगा तो आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। अभी आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हो।
मैं जल्दी लिख रहा हूँ फटाफट, ध्यान रखना। अगर हमारे पास नाटा की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली अगर 140 स्कोर होता है, मैं हाईएस्ट स्कोर से लोएस्ट स्कोर की तरफ चल रहा हूं, ध्यान रखना। 140 स्कोर की बात करूं तो 140 स्कोर के अंदर जेई परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 99.83 है, अगर ये सब कुछ होता है तो आपका जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर जो बनेगा वो 177 बनेगा। ये मैं पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि पूरा परसेंटाइल स्कोर करने के बाद और उसको 2 जो 400 था उसको 2 से डिवाइड करने के बाद सब कुछ फाइनल, ठीक है। ये अब जैसे मान लो, अब मैं इसके एग्जांपल आपको बताया था, जैसे लेट से मेरे पास 140 नाटा का स्कोर है और 177 के जेई नाटा इक्विवेलेंट है। अब मैंने आपको बोला था इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उसको लेके मैं यहाँ रखूंगा, तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर, तो ये लूंगा 177 और उसको उठा के यहाँ पर रख दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा और प्लस बोर्ड परसेंटेज ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या ये मेरिट स्कोर निकल जाएगा। ऐसा करता है, ठीक है। ये आप सब कुछ क्लियर है, बस अब मैं लिखते जा रहा हूँ, ध्यान देना, सब कुछ लिखते रहना। अगर 145 स्कोर अगर है किसी का, तो अगर 99.15 आप कुछ परसेंटाइल अगर है जेई के अंदर साथ साथ में, तो 168.56 आप मान के चल सकते हो अपना जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर को। यहां तक कोई बात क्लियर है। अगर मार्क्स 131 है, परसेंटाइल 98.44 है, तो 163.37 कुछ मान के चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 120 मार्क्स के हिसाब से 99.28 परसेंटाइल अगर कुछ है, इतनी अगर अप्रोक्सीमेटली मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपके चल रहा है, तो 169.68 करके कुछ आप मान सकते हो। बहुत सारे मैं 40 लिखा जा रहा हूं, लिखते हैं जल्दी। अगर आपके मार्क्स 125 के आसपास कुछ है और परसेंटाइल 99.09 अगर है, तो जो मार्क्स है वो 167.64 आपको जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर बन सकता है। अगर आपके मार्क्स 130 के अप्रोक्स है, या फिर जो परसेंटाइल है वो 96.76 अगर अप्रोक्सीमेट आ रही है, तो 157.01 इस आपको कुछ जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर बन सकता है, ठीक है। यहां तक कोई क्लियर? अब इसको फिर से मैं मिटा रहा हूं, ऊपर लिखता है ना, जगह तो है नहीं यार, अब जगह नहीं तो ऐसा कुछ, जगह नहीं तो ये चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक बात, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसको मिटा दूं तो क्या ये ब्लैक वाला क्या करूं, जगह एक बार थोड़ा सा 2-3 वैल्यू और ऊपर तक आ जाएगी, चलो रहने देते, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया क्या क्या लिखा है ना। अपन डायरेक्ट ही बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं, 120 मार्क्स कुछ है और 92.83 अगर परसेंटाइल आ रहे हैं, मैंने ऐसी वैल्यूज लिए, मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन लिए जो कि शायद आपके पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी किसी के 120 मार्क्स है या फिर 92 परसेंटाइल कुछ आ रहे हैं, ठीक है, परसेंटाइल इतने अच्छे नहीं है, मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं, तो ऐसा करके मैं अलग अलग वैल्यूज ले लिए, ठीक है। बहुत सारी बड़ी सारी लिस्ट थी, उसमें अलग अलग वैल्यू छांट लिए, उसको आपको बता रहा हूँ, तो आपकी इससे आपको आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो 120 मार्क्स है और 92.83 परसेंट अगर है, तो हमारे पास 147.57 ऐसा भी हमारे पास जेई नाटा इक्विवेलेंट बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 103। ऐसे तो मैं कम मार्क्स की तरफ भी आ रहा हूँ, किसी 100 मार्क्स बहुत सारे हैं, 103 मार्क्स अगर है और 97 परसेंट अगर कुछ अप्रोक्सीमेटली 97.82, ये सब अप्रोक्सीमेशन चलना, आगे की वैल्यू देखना, पीछे की मत देखना, ठीक है। आगे की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेना, ठीक है। तो 160.62 ये कुछ जेई नाटा इक्विवेलेंट बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 116 मार्क्स अगर कुछ आपके अप्रोक्सीमेट है और 96 परसेंटाइल .82 अगर ऐसा कुछ है, 116 मार्क्स कुछ है 96.98 करोड़, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन आगे अप्रोक्सीमेशन देखना, पीछे का इतना कोई फर्क नहीं है। 96.9 अगर है तो 157.88 अप्रोक्सीमेटली आप जेई नाटा इक्विवेलेंट मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 111 कुछ अगर आपका स्कोर है और 98.14 अगर आपके कुछ है, तो आप 161.88 कुछ मान सकते हो जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर। अगर आपके 83 मार्क्स है, मार्क्स का 83 मार्क्स है और परसेंटाइल 92.17 है, तो आप 146.29 कुछ जेई इक्विवेलेंट स्कोर मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 120 मार्क्स है और साथ साथ में परसेंटाइल ठीक ठाक है, 95.28 परसेंटाइल है, तो इसके अंदर 152.74 ये परसेंटाइल जेई नाटा इक्विवेलेंट मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 113 मार्क्स है और साथ ही साथ में 97.69 परसेंटाइल कुछ है, इसके अंदर 160.12 आप अपने जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर मान सकते हो। यहाँ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर कुछ, नेक्स्ट थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डाउन हो रही होगी, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी, पर लेकिन जल्दी फोकस करो, जल्दी से खत्म करेंगे इसको। मैं कहता है नेक्स्ट आते हैं 150। हाँ 100 अगर 101 मार्क्स है, ठीक है, पहले शायद ये देखिए 150 मार्क्स, 150 मार्क्स है और 96.86 परसेंटाइल कुछ है, तो 157.333 आपका जेई नाटा इक्विवेलेंट बन सकता है। यहाँ तक कोई बात नहीं है। अगर 101 मार्क्स है और 85.88 आपका परसेंटाइल जेई परसेंटाइल है, तो 137.45 आप जेई नाटा इक्विवेलेंट मान सकते हो, ठीक है। 114 मार्क्स कुछ है, इसी के साथ साथ 92.73 आपका जेई की परसेंटाइल है, तो 147.838 ये आपका क्या जेई नाटा इक्विवेलेंट स्कोर मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 126 या फिर 90.83 अगर आपका कुछ है, तो 144.17 आप अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 112, इसके अंदर 94.38 अगर आपकी परसेंटाइल है, तो 150.55 आप मान के चल सकते हो। नेक्स्ट 101 की बात करते हैं, तो इसके अंदर अगर 97.53 कुछ है, तो 159.45 आप मान के चल सकते हो अप्रोक्सीमेटली। 104 मार्क्स है, 104 के अंदर आपके पास 80.13 कुछ परसेंटाइल है, तो इसके जो निकल के आएगा वो आएगा 131.59
2 3 यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास 85 मार्क्स है, इसमें 93.39 अगर है तो 148.63 आप अप्रोक्सीमेटली अपना जेईई डिफरेंट स्कोर मानकर चल सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 72 मार्क्स अगर है, उसके बाद आपको कुछ 98.15 कुछ अगर परसेंटेज है तो 161.92 इक्विवेलेंट स्कोर मान सकते हैं। या फिर 94 मार्क्स के हिसाब से आपके अगर 94 अगर नाटा में स्कोर है और 98 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल को जेईई में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट स्कोर आएगा वो कितना आएगा 166.47। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 115 अगर आपका कुछ है, 115 के साथ साथ 95.77 कुछ आ रहा है तो 154.14 मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार 107 अगर मार्क्स है, इसके अंदर से 83.59 कुछ परसेंटेज है तो 134.82 आप जेईई इक्विवेलेंट स्कोर मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 112 अगर आपके पास कुछ है और 91.57 परसेंटाइल है तो 145.23 मान सकते हैं, 145.23 हम जेईई इक्विवेलेंट मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 153 मार्क्स अगर कुछ 153 मार्क्स, उसमें भी अच्छे ठीक ठाक परसेंटाइल है 96.58 अगर कुछ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली तो 156.38 अप्रोक्सीमेटली जेईई इक्विवेलेंट स्कोर मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद 153 मार्क्स के बाद बात करते हैं नेक्स्ट है 105 मार्क्स अगर आपके है और 96.43 अगर आपको पूछा रहा है 96.43 परसेंटाइल अगर कुछ है तो इसी के अंदर मान सकते हैं 155.92 जेईई इक्विवेलेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके 96 मार्क्स कुछ आ रहा है, ये 96 मार्क्स है, 96 मार्क्स कुछ आ रहा है। 96 के अंदर अगर आपके परसेंटेज ज्यादा अच्छी नहीं है 70 96 कुछ 100 के आसपास मार्क्स है और परसेंटेज कुछ कम है जो कि है कितनी 78.68, अगर आप इसी को चाहिए तो आप 129.8 अप्रोक्सीमेटली जेईई इक्विवेलेंट मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 91, तो अगर मार्क्स 91 है और ये परसेंटेज जो 96 के आसपास कुछ अगर है 0.40 तो आपको 155.85 कुछ जेईई इक्विवेलेंट बन सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 78 मार्क्स के साथ में अगर आपके पास 95.81 कुछ आ रहा है तो आप 154.27 जेईई इक्विवेलेंट मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यार 92 मार्क्स के हिसाब से अगर आपके पास 84.86 अगर कुछ आ रहा है तो हम 139.29 अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर मार्क्स 97 है, ये 97 मार्क्स के हिसाब से अगर 73.28 परसेंटाइल कुछ है तो हम 125.16 आराम से अपना मेरिट जेईई इक्विवेलेंट मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हमारे पास 98 मार्क्स कुछ है और परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 90.24 है तो हम 143.38 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं। यहाँ तक कोई बात क्लियर है। इसके बाद कुछ और लोएस्ट मार्क्स की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोएस्ट की बात कर रहा हूँ, एवरेज और लोएस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपके पास कुछ 86 मार्क्स है, 86 के अंदर परसेंटाइल अच्छी है मतलब ठीक ठाक है, फिर ठीक ठाक बोल सकते हो तो 96.40 कुछ परसेंटाइल 86 मार्क्स के साथ तो हम 155.85 आराम से अपना जेईई इक्विवेलेंट स्कोर मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपके पास 91 मार्क्स है, 91 के साथ साथ 91.94 परसेंटाइल है तो 145.88 जेईई इक्विवेलेंट मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपके पास 79 स्कोर है उस साथ साथ के अंदर 95.23 परसेंटाइल है तो 152.62 जेईई इक्विवेलेंट मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पास 90 स्कोर है और 87.59 कुछ परसेंटाइल है तो 139.64 जेईई इक्विवेलेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 88 अगर कुछ मार्क्स है और इसके अंदर 92.53 कुछ परसेंटाइल है तो 147.02 अप्रोक्सीमेट। अगर 91 मार्क्स है और साथ साथ आपके 79.31 कुछ परसेंटाइल है तो 130.44 कुछ मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपके 81 मार्क्स है और 91.57 परसेंटाइल तो आप 145.23 कुछ अपना मान सकते हो, ठीक है। यहाँ तो कोई बात नहीं है, ज्यादा नहीं, 2-3 होने चाहिए बस लास्ट है, ठीक है, नो टेंशन। अगर आपके 83 आपके 93 मार्क्स कुछ है और या फिर आपके पास 91.94 कुछ मेरिट परसेंटाइल है तो मेरिट फाइनल जो हमारे पास स्कोर है 145.8 आ जाएगा क्या इक्विवेलेंट स्कोर। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपके कुछ 80 मार्क्स है, परसेंटाइल कुछ कम है 83.72, इसके अंदर जो 134.96 ये अपना कुछ क्या हो जाएगा तो ये ऐसा कुछ है बस, ठीक है। ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना बहुत है यार, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये कुछ होने वाला है तो इसके यार यही चीज आपको बतानी थी। आपको जो भी हमारे पास क्या है बस जो भी करना कुछ नहीं है, जो भी नाटा इक्विवेलेंट है और जो नाटा है मेन इन दोनों से जो बड़ा होगा जैसे 80 134 इन दोनों से बड़ा कौन सा ये है, बस इसको उठा के क्या करना डायरेक्ट यहाँ रख देना अपॉन 2 प्लस आपको बोर्ड परसेंटेज आपकी मेरिट स्कोर होगी। वो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था पहले वीडियो की स्टार्टिंग में, जो प्रोसीजर बस उसको फॉलो करना है। इस जो मेरिट स्कोर निकलेगा आपका इसको बोले इसके हिसाब से आपकी मेरिट रैंक बन जाएगी। मेरिट रैंक का मतलब क्या होगा कि जिसको हाईएस्ट स्कोर है उसको बोल देंगे मेरिट रैंक 1, मेरिट रैंक 2 3 4 ये सब होती है ना ऑल इंडिया रैंक, तो वही समझ लो आप मेरिट रैंक। तो मेरिट लिस्ट ये मेरिट स्कोर ये हो गया और इसके हिसाब से मेरिट रैंक बन जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ मतलब ये मान सकते हो आप, स्कोर ही सब कुछ है। सो यार ठीक है, बाकी तो यार ये सब कुछ था, बताना था आपको, मेन डिटेल वीडियो इसके बारे में थी। और भी वीडियो आ रही है जैसे मैंने आपको बोला था पहले की डॉक्यूमेंट कौन से इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और भी वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ इसके ऊपर आने की, जैसे जो भी आपको अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, कौन कौन सा अपडेट आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस यार बाकी तो बस लगे रहो और अपने हिसाब से
बस चीजों को एक्सप्लोर करते रहो, चीजों को देखते रहो, इधर उधर कोई अच्छा कॉलेज अगर हो रहा है कि मतलब कॉलेज की क्या फीस वगैरह है, ये सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। वो सब कुछ, जैसे मैं फीस के ऊपर भी और कुछ डिटेल के बारे में बात कर लेंगे। और मैंने आपको बोला था वैसे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको सब एक लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, नहीं करो तो कर लेना यार, उधर भी एक स्क्रीनशॉट वगैरह कोई भी चीज छोटी मोटी उधर भी अपडेट आपको मिल जाता है, ठीक है, वहां भी। और एग्जाम तो वैसे खत्म हो ही गए, पर लेकिन बस अब जो भी चीज बची, जो वो ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं यार जिन्होंने जेई में पेपर 1 भी दिया हो सकता है वो जेई एडवांस भी देने वाले हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई कोई यार आईआईटी के अंदर से भी बीआर में इंटरेस्टेड हो तो भी हो सकता है। तो यार बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और वीडियोस अपने लगातार आई रही है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो भी जेई 2022 वाला भी यहाँ तक पहुंच गया वीडियो में, तो यार टेंशन मतलब वीडियो के अंदर आई रही है, 1 वीक के अंदर एक 2022 की भी वीडियो आ जाएगी और कॉलेज के बारे में वीडियो आती रहेगी, ठीक है। सो इस वीडियो यही समाप्त करते इस वीडियो को, और बस अपने पूरे इस खत्म करते हैं और मिलता है अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाओ, और बस और तो क्या बोलूं यार, चीजें आपको पता ही है, बस ध्यान रखना चीजों का। और बस गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, रुको रुको रुको, अभी जाओ मत, एक और चीज कि कहानी कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट करके कहाँ तक क्या है और कौन किसके टॉपिक की वीडियो चाहिए, ये सब कुछ बताते रहना। बस गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।